नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो नौकरी करता है, जिसकी सैलरी से पीएफ कटता है या जिसने कभी भी ईपीएफ से पैसा निकालने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ 3.0 अपडेट 2026 की, जिसमें पीएफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। और यह जानकारी किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं, बल्कि ईपीएफओ के आधारित फैसलों पर आधारित है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईपीएफओ 3.0 आखिर है क्या। ईपीएफओ 3.0 दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया और अपग्रेडेड सिस्टम है, जिसका मकसद पीएफ से जुड़ी सुविधाओं को आसान, फास्ट और एक जैसा बनाना है। पहले पीएफ निकालने के नियम अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग थे, जिससे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है और ईपीएफओ 3.0 लागू करने का फैसला लिया है। इस फैसले को ईपीएफओ की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने मंजूरी दी है, जिसकी बैठक 13 अक्टूबर को हुई थी और इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी। दोस्तों, ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉ के नियमों को काफी हद तक एक जैसा कर दिया गया है। पहले हर कारण के लिए अलग अलग सीमा और अलग अलग शर्तें होती थी, लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 के तहत ज्यादातर मामलों में कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरा होना जरूरी कर दिया गया है। इससे नियम समझना आसान हो गया है और कर्मचारियों को बार बार पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बेरोजगारी के दौरान ईपीएफओ निकासी के नियमों की। देखो, पहले अगर कोई कर्मचारी 1 महीने तक बेरोजगार रहता था तो वह अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकता था और 2 महीने की बेरोजगारी के बाद बाकी 25% भी निकाल सकता था। लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत अब नियम बदल दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी तुरंत अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी 100% रकम निकालने की अनुमति अब 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद ही मिलेगी। इसका मकसद ये है कि व्यक्ति की तुरंत जरूरत भी पूरी हो जाए और भविष्य के लिए कुछ पैसा सुरक्षित भी रहे। अब पेंशन निकासी के नियम की बात करते हैं। देखो, पहले नियमों में अगर कोई कर्मचारी 2 महीनों तक बेरोजगार रहता था तो वह अपनी पेंशन की राशि निकाल सकता था, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत यह नियम सख्त कर दिया गया है। अब कोई भी सदस्य अपनी पेंशन की रकम तभी निकाल पाएगा जब वह लगातार 36 महीने यानी 3 साल तक बेरोजगार रहेगा। सरकार का मानना है कि पेंशन को शॉर्ट टर्म जरूरतों के बजाय लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कंपनी में लॉकआउट हो जाए या कंपनी बंद हो जाए तो ईपीएफ निकासी के नियम भी बदल गए हैं। पहले इस स्थिति में कभी भी पुरानी राशि निकालने की अनुमति मिलती थी और कभी सिर्फ कर्मचारियों के हिस्से तक ही पैसा लिमिटेड रहता था। लेकिन ईपीएफओ 3.0 के नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारी अपने कुल ईपीएफ कोपर्स का 75% निकाल सकता है, जबकि 25% राशि खाते में रखना अनिवार्य होगा ताकि अकाउंट पूरी तरह खाली ना हो जाए। अब महामारी जैसी स्थिति में ईपीएफ निकासी के नियमों की बात करते हैं। देखो, पहले भी इस स्थिति में कर्मचारी 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या फिर ईपीएफ बैलेंस का 75% इनमें से जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकता था। ईपीएफओ 3.0 में इस राशि की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को एक जैसा और आसान नियमों के तहत लागू किया गया ताकि सभी सदस्यों को बराबर सुविधा मिल सके। प्राकृतिक आपदा के मामलों में भी ईपीएफ निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कर्मचारी अपने योगदान का 50% या 5,000 रुपए तक इनमें से जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकता था। अब ईपीएफओ 3.1 के तहत अब सभी तरह की राशि आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सेवा अवधि जरूरी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 1 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारी आंशिक निकासी का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मेडिकल इलाज के ईपीएफ निकासी की बात करते हैं। देखो, पहले कर्मचारी खुद या अपने परिवार के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या अपने योगदान के बराबर राशि निकाल सकता था और यह सुविधा 1 से ज्यादा बार ली जा सकती थी। लेकिन ईपीएफओ 3.0 में यह सुविधा पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन अब इसे एक समान नियम के तहत लाया गया है और इसके लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरा करना जरूरी होगा। एजुकेशन और शादी के लिए ईपीएफ निकासी के नियमों में ईपीएफओ 3.0 के तहत बड़ी राहत दी गई है। पहले इन जरूरतों के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी जरूरी होती थी और एजुकेशन के लिए सिर्फ 3 बार और शादी के लिए सिर्फ 2 बार ही विड्रॉ की अनुमति थी। और नए नियमों के अनुसार अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को बड़े खर्चों में काफी हेल्प मिलेगी। घर खरीदने, घर बनाने या प्लॉट खरीदने के लिए ईपीएफ निकासी के नियम भी आसान कर दिए गए हैं। पहले इसके लिए 24 से 36 महीनों की नौकरी जरूरी होती थी, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत अब सभी तरह की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की सेवा अवधि तय कर दी गई है। इससे घर या प्लॉट से जुड़े खर्चों के लिए
पीएफ का पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। घर में सुधार, जोड़ तोड़ या रेनोवेशन के लिए ईपीएफ निकासी के नियमों में राशि की सीमा पहले जैसी ही रखी गई है। पहले की तरह कर्मचारी 12 महीनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या अपने योगदान के बराबर राशि निकाल सकता है, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और तेज कर दी गई है ताकि कर्मचारियों को ज्यादा परेशानी न हो। हाउसिंग लोन चुकाने के लिए ईपीएफ निकासी की सुविधा भी पहले जैसी ही रखी गई है। कर्मचारी 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, कुल ईपीएफ बैलेंस या बकाया लोन राशि, इनमें से जो भी कम हो उतनी रकम निकाल सकता है। ईपीएफओ 3.0 के तहत इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है ताकि लोन चुकाने में देरी ना हो। घर या फ्लैट खरीदने के लिए ईपीएफ से 90% तक राशि निकालने का नियम भी पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन अब डिजिटल प्रोसेसिंग के कारण अप्रूवल और पेमेंट पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर पूरे ईपीएफओ 3.0 को आसान शब्दों में समझे तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अब पीएफ से जुड़ी सुविधाएं ज्यादा साफ, एक जैसी और डिजिटल हो गई है। नियमों में क्लैरिटी आने से कंफ्यूजन कम होगा और कर्मचारी बिना डर और परेशानी के अपने पीएफ का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बहुत कमाएंगे। देखो दोस्तों, ईपीएफओ 3.0 में सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पीएफ तभी आसानी से निकलेगा जब आपका यूएएन एक्टिव होगा और केवाईसी पूरी होगी। इसलिए सबसे पहले यह जरूर चेक करो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ईपीएफओ पोर्टल पर सही तरीके से लिंक है या नहीं। अगर केवाईसी पेंडिंग है तो ईपीएफओ 3.0 का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि अब ज्यादातर पीएफ से जुड़े काम डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए मोबाइल नंबर वही रखो जो हमेशा आपके पास रहता हो। ओटीपी वेरिफिकेशन के बिना क्लेम प्रोसेस पूरा नहीं होगा, इसलिए नंबर बदलने से पहले ईपीएफओ में अपडेट जरूर कराएं। तीसरी बात यह समझना जरूरी है कि ईपीएफ पैसा जरूरत के लिए है, रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं। बार बार पीएफ निकालने से रिटायरमेंट के समय बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ईपीएफओ 3.0 में मिली सुविधाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। चौथी बोनस टिप्स ये है दोस्तों कि अगर आप नौकरी बदलते हो तो पीएफ विड्रॉ करने के बजाय पीएफ ट्रांसफर करवाओ। पीएफ ट्रांसफर करने से आपका पैसा सुरक्षित रहता है और पेंशन से जुड़े फायदे भी बने रहते हैं। पांचवी और आखिरी बात, अगर कभी भी पीएफ से जुड़ी कोई दिक्कत आए तो किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में ना पड़ो। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट, हेल्पलाइन या ग्रीवेंस पोर्टल के जरिए शिकायत करो, क्योंकि ईपीएफओ 3.0 में शिकायतों का समाधान पहले से ज्यादा फास्ट कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत रिसर्च करी है। दोस्तों, आपका कोई फ्रेंड्स या आपका कोई रिश्तेदार ईपीएफओ में निवेश करता है या उसमें नौकरी करता है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस नियमों को जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।